Hello, friends. Hope all of you are fine. Peace, love to everyone. To everyone who has tuned into this or who has chanced upon this or who has just stumbled upon this video. I've decided to speak on many issues and start this YouTube journey, this podcast. एक नई शुरुआत मैं इसको बहुत ही कैंडिड, बहुत ही कैजुअल, बहुत ही नेचुरल रखना चाहता हूँ, बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वैल्यू नहीं रखना चाहता हूँ मैं। जो भी आजकल बातें होती हैं, जो बातें आपको इंटरेस्ट रखती हैं, जिन बातों के लिए आपके मन में कौतूहल होता है, जिज्ञासा होती है, एक्साइटमेंट होता है, जो भी बातें चर्चा का विषय होती हैं, जो भी बातें लोगों के जहन में घूमती रहती हैं या समाचार पत्रों में, या मैं उनके ऊपर कुछ अपने विचार, अपने सोच, अपने ख्यालात पेश करूँगा। I'll try to present whatever comes to my mind. And most of this is going to be impromptu. देखते हैं कि ये जर्नी कहाँ तक जाती है और कहाँ तक मैं आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव फैक्टर, एक नई चीज़, एक नया दृष्टिकोण देने में कामयाब होता हूँ। I'll start with a contentious topic. आजकल हम देख रहे हैं कि ख़ासकर हमारे इस इलाके में, हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस खत्ते में ये जो सब कॉन्टिनेंट है, अफ़गानिस्तान का मुद्दा और अफ़गानिस्तान के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में हमको सुनने को मिल रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेस सुनने को मिल रहे हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेस सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक इतना गरम टॉपिक है और ये इतना ज्वलंतशील मुद्दा है। बिकॉज इट्स सच अ बर्निंग टॉपिक, आई जस्ट want to say a couple of things as an observer, what I feel, what it looks to me from the outside. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी अफ़गानिस्तान में हुआ या जो भी अफ़गानिस्तान में हो रहा है, वो it's really sad. There is no doubt about it कि वो सैड नहीं है। और जिस तरीके का रिस्पॉन्स इंडिया ने दिया है अफ़गानिस्तान में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो एक न्यूट्रल किस्म का रिस्पॉन्स वो देखने में लगता है, या फिर एक नॉन कमिटल किस्म का रिस्पॉन्स जिसमें बहुत ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे जाकर और प्रोएक्टिव ना होकर ऐसा लग सकता है। लेकिन मेरे ख़्याल से वो काफ़ी मैच्योर रिस्पॉन्स है कि इंडियन गवर्नमेंट ने शायद पहली बार अपने एक्सटर्नल, दे गॉट देयर फॉरेन पॉलिसी करेक्ट। उन्होंने कोई नीजक रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने चीज़ों को देखा, समझा, और अभी भी शायद वो देख और समझ रहे हैं और वो शायद अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। जैसा कि हमको सुनने में आता है कि क्वाड और बायलैटरल समिट जो अमेरिका में चल रही है, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका जो उसका एक हिस्सा हैं, और शायद वहाँ पर भी ये सारी बातें होंगी और इन सारी बातों पे एक कॉमन स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी।
डेफिनेटली इंडिया के कुछ इंटरेस्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट के आने से, मैं उसको गवर्नमेंट नहीं बोलूँगा, कि प्रेजेंट सेटअप के आने से इंडिया के कुछ इंटरेस्ट डेफिनेटली वहाँ पे शायद हार्म हुए होंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान के इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा वहाँ पे हार्म हुए हैं, क्योंकि इंडिया वहाँ पे डैम्स बना रहा था, इंडिया वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा था, वो अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था। यहाँ पर जो शायद जो गलती या शायद जो मिस्टेक अमेरिका और इन लोगों से हुई कि इन्होंने जो पेस ऑफ रिफॉर्म्स थी, जो पेस ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स थी, या फिर जो एक सोसाइटी में अवेयरनेस लानी थी डेमोक्रेसी को लेकर, प्रजातंत्र को लेकर, जिसको जमहूरियत भी बोला जाता है, जमहूरियत को लेकर, वो शायद उस रफ्तार से वहाँ पर वो नहीं हो पाई। और क्योंकि ऑक्यूपेशन की वजह, ऑक्यूपेशनल फोर्सेस की वजह से शायद कुछ अनपॉपुलैरिटी भी रही हो, और वो हर जगह रहती है, तो शायद अमेरिकन आइडियाज़ और वो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ और वो सारी चीज़ें उतने सही से वहाँ की जनता, वहाँ के आवाम और वहाँ के बहुत सारे लोगों के दिलों में शायद वो चीज़ें ना जा पाई हों। खैर, ये तो अमेरिका और, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग जो था वो पाकिस्तान का रिस्पांस लगा। वो मुझे इसलिए भी सरप्राइजिंग लगा क्योंकि मुझे वो बहुत ही एक इमेच्योर किस्म का एक पाकिस्तानी प्रीमियर का ख़ासकर रिस्पांस लगा। अगर पाकिस्तान वहाँ पर इन्वॉल्व है भी तो इतना खुल के किसी चीज़ की वकालत करना, इतना, वाई डू यू वांट टू बी द डेविल्स एडवोकेट, व्हाट आर यू एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ इट? Look, Pakistan has got its own many problems, just like India has, just like every other country has. So it's better to concentrate on those domestic problems first. Imran साहब ने कहा कि there was no military solution and America was always looking out for a military solution. But तालिबान कोई इलेक्शन जीत कर तो नहीं आए इमरान साहब? क्या वो गन के उस पर नहीं आया? उसको आप मिलिट्री सोल्यूशन नहीं मानते हैं? आप कैसे ऐसी बात कह सकते हैं? क्या तालिबान ने इलेक्शन जीता? नो, दे ऑल्सो केम थ्रू द पावर ऑफ बैरल ऑफ अ गन। अफगानिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसमें लगभग 40 से 50%, देखिए हो सकता है मेरी स्टैटिस्टिक गलत हो, 40 से 50% लोगों ने वोट किया था। वो गवर्नमेंट करप्ट थी, बुरी थी, अच्छी थी, बुरी, कैसी भी रही, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। अब्दुल गनी, अशरफ गनी, ये, लेकिन तालिबान ने किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का तो हिस्सा होना, उसको अपने प्रिंसिपल से खिलाफ समझा। तो ये इमरान साहब का स्टेटमेंट एक मिलिट्री कू के लिए, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। हाउ कैन अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक नेशंस प्रीमियर, प्राइम मिनिस्टर से एनीथिंग लाइक दैट? पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इतनी तालियां बजीं, इतना बड़ा भाषण हुआ, इतनी बड़ी स्पीच हुई अफ़गानिस्तान के ऊपर, समझ में नहीं आई बात। ऐसा लगा जैसे वो कोई पाकिस्तान की खुद की बात हो। क्या प्रूव करना चाहता था पाकिस्तान? ये क्या प्रूव करना चाहता है अभी भी? अफगानिस्तान इज जस्ट अ नेबरिंग कंट्री। देखिए, हम लोग चाहे कोई भी कल्चर हो, चाहे कोई भी नेशन हो, ये हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ, जब मैं कह रहा हूँ तो इंडिया में भी होता है कि हमको किसी भी किस्म की डिल्यूजन्स में, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में और
एक फॉल्स सेंस ऑफ ईगो और फॉल्स सेंस ऑफ एस्टीम में नहीं पड़ना चाहिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में और हम कभी ग्रेट थे और हमने ये किया और हमने वो किया, इस तरह की बातों में कोई लेना देना नहीं है। आज़ादी से पहले का जो इतिहास था वो शायद चंद राजाओं का इतिहास रहा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास रहा होगा, ब्रिटेन का इतिहास रहा होगा, पर हमारा इतिहास तो आज़ादी से स्टार्ट हुआ है। आवाम, इतिहास हमेशा आवाम का होता है। उसके पहले जो भी लोग थे वो लोग अपने अपने किंगडम्स के लिए, अपने राज्यों के लिए, अपनी रियासत के लिए लड़ाई करते थे। उनके पास कोई बहुत ग्रेट विजन तो नहीं होता था ना, अपने परिवारों के लिए वो करते थे। तो किसी बाहर वाले को उठाकर राजा थोड़ी ना बनाते थे, अपने ही बच्चों को बनाते थे। तो उन सब इतिहासों को अगर कोई कौम, अगर कोई मुल्क अपना इतिहास मानने लगे तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। शायद हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में ये बीमारी ज़्यादा है। देखिए, इंडिया में तो बहुत सारे आज़ादी के टाइम पे काफ़ी एनलाइटेंड लोग थे और हमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मिली जिन्होंने यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया, जिसकी वजह से हम आज भी बहुत एक अच्छी पोजीशन में हैं। पाकिस्तान को वो सारी चीज़ें नहीं मिली, लेकिन इस बात को रियलाइज़ करने की पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हमको अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने यहाँ अकाउंटेबिलिटी करनी है, अपने यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस करने हैं, अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें करनी है, डेवलपमेंट करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, स्किल्स बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी बढ़ानी है। ये इस तरह की एक हमें इमरान साहब से बड़ी होप थी। मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि जब इमरान साहब आए कि चलिए पाकिस्तान में दो परिवारों से ऊपर भी तो कोई आया और कोई एक कॉमनर आया। इमरान खान एक वर्ल्ड लेवल के आइकॉन थे और ख़ासकर सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए वो एक विनर थे, वो एक रोल मॉडल थे, और जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया और जिस तरीके का उनका पूरा ऑरा था। शायद वो वोट पाने के लिए कर रहे हैं, या अब हर जगह की पॉपुलेशन में कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उनकी जिस तरह की बातें आती हैं, वो जब भी फ़ॉरेन जाते हैं वो पाकिस्तान के बारे में, अपने लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो हमेशा कश्मीर और वो हमेशा इज़राइल। और देखिए, पाकिस्तान को अगर ऊपर आना है लाइफ में तो ये बात सुनने में कड़वी लगेगी, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। अब उनको अपने डोमेस्टिकली वो करना पड़ेगा, उनको अपना इंडिया ऑब्सेशन बंद करना पड़ेगा। ऑब्सेशन से कुछ मिलता उलता है नहीं। और हर चीज़ इंडिया सेंट्रिक सोचना बंद करना पड़ेगा, और कश्मीर को भूलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसा इशू है जो अब वो हिस्ट्री में वापस जाकर जिस तरीके से पाकिस्तान समझता है उस तरीके से कभी वो रिजॉल्व ही नहीं हो सकता है वो इशू। तो अब आगे चलना है, आगे देखना है। देखिए, जापान में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने बहुत सारी डिज़ास्टर्स झेले। एटम बम तक गिराया गया हिरोशिमा नागासाकी पे, ह्यूमिलिएशन भी झेला, जर्मनी ने भी झेला, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी नेशनल प्राइड और उन्होंने अपने सेल्फ एस्टीम को उठाया, और फिर उसके बाद उन्होंने और मेहनत की और दूसरे और सेक्टर्स में, और वो फिर से एक बड़ी वर्ल्ड पावर और एक रिस्पेक्टेड नेशन बन के उभरे। बट उन्होंने भूला उन सारी चीज़ों को। दे नेवर लिव्ड इन द पास्ट। उनके अंदर कोई अमेरिका को लेकर और इस तरह की चीज़ों को लेकर बहुत कोई ऑब्वियस कंटेम्प्ट या ऑब्वियस हेट्रेड नहीं है, ना ही उनकी पॉलिसीज़ में इस तरह का कोई ऑब्सेशन है। तो हमको हमेशा मोमेंट में रहना पड़ेगा, वो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई नेशन हो, और हमको हमेशा फ्यूचर में देखना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट का बर्डन बहुत है।
पास्ट का बर्डन बहुत है, और अगर पास्ट के बर्डन में हम अपनी सुपीरियरिटी ढूंढने लगेंगे, बहुत इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस पूरे एशिया के, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम नहीं देख सकते उतना, हम इतना पास्ट में नहीं जा सकते इन सारी चीज़ों के लिए। और तो ये कुछ बातें हैं, और द काइंड ऑफ मैसेजेस विच पाकिस्तान इज सेंडिंग अक्रॉस, ये I don't know, I mean it is very very self destructive. आप किसके साथ अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, आप किसके वकील बने हैं? क्या आप सोच रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ रही है कि आप किसके वकील बन रहे हैं पूरी दुनिया के सामने? क्या तालिबान की वकालत करने से आप क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? क्या तालिबान की वकालत करने से आप एक ब्रॉड माइंडेड, एक प्रैग्मेटिक, एक मॉडर्न गवर्नमेंट लगेंगे? आप करना क्या चाहते हैं? ये कौन लोग हैं? आप सिर्फ तालिबान की वकालत इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट है? आप चाइना के साथ सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट है? तो आपकी अपनी खुद की थिंकिंग क्या है? आप तो सारी चीज़ें आपकी इंडिया सेंट्रिक हैं। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है आप लोगों के यहाँ, और चीज़ों को भूलने की ज़रूरत है, नए युग में जाने की ज़रूरत है। हम लोग एक नई सेंचुरी में भी आ गए हैं। नई सेंचुरी के लगभग 2 दशक, 2 decades have passed, but certain cultures, certain civilizations, they seem stuck or frozen in time, in a place, in an incident. So whenever you are stuck or frozen, how can you move? कभी कभार हमको चीज़ें तोड़नी पड़ती हैं, हमको चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। You know, we cannot swim with a weight around our neck. हम नहीं तैर सकते अगर हम बहुत बड़ा कोई वज़न अपने पाँव में डाल लें और हम सोचें कि हम, हो सकता है थोड़ा मोड़ा हम तैर लें, लेकिन हम कोई रेस नहीं जीत पाएंगे। तो वो हर आदमी को, हर उसको देखना पड़ता है। रियल लाइफ में भी हमारी जब कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, लीगल प्रॉब्लम्स या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स जब होती हैं, तो जो समझदार लोग होते हैं वो लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं कि जिससे ये चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाए, ये हमारे गले की हड्डी न बने। तो एक समझदार मुल्क को भी इसी तरह का काम करना चाहिए। ये मेरी एक एडवाइस है पाकिस्तानी भाइयों के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए। प्रॉब्लम्स देखिए सबके मुल्क में होते हैं। हमारे मुल्क में अच्छी बात ये थी कि हमें ऐसे लोगों ने मुल्क को गवर्न किया, जिन लोगों ने अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़ाई हैं। मनमोहन सिंह साहब आए तो उन्होंने लिबरलाइजेशन दिया, जिसकी वजह से नरसिम्हा राव साहब, मनमोहन सिंह साहब, जिसकी वजह से आज प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, डबल डिजिट की ग्रोथ, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़, वर्ल्ड मार्केट इंडिया के लिए खुला, और जिसके फ़ायदा हम आज भी उठा रहे हैं। उसी काम को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी आगे बढ़ाया, और मोदी जी भी उस काम को अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो किसी भी मुल्क के रहनुमा को, किसी भी मुल्क के प्रीमियर को देखना पड़ता है। आदमी आया किसी भी रास्ते से हो, लेकिन एक बार जब वो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन पे पहुंचता है तो उसको बहुत ही मैच्योरली एक्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि हर साधु का एक इतिहास होता है, और हर अपराधी का एक भविष्य भी होता है। सबको सीखने का और सबको सुधरने का मौका मिलता है। एवरी सेंट हैज़ अ हिस्ट्री एंड इवन एवरी क्रिमिनल हैज़ अ फ्यूचर। लाइफ, प्रकृति, यूनिवर्स ऐसा है कि वो आपको
मल्टीपल चांसेस देता है, बट वी शुड नॉट स्क्वांडर इट. सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन are the only ways for, at an individual level, at a family level, and at the level of nations too. ऐसे ही चलती है चीज़ें, ऐसे ही होती है चीज़ें. So I hope this message of mine, मेरा ये पैगाम अच्छी स्पिरिट में लिया जाएगा और लोग इस बात को, both our Indians, Pakistanis, Bangladeshis and everyone in Asia, whoever hears this will take it in the right spirit and move. बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोग और आवाम आज की डेट में एक अपनी बात को रखें. ये सॉफ्ट पावर है आज के सोशल मीडिया के युग में. टेक्नोलॉजी ने हमको लिबरेट किया है, हमको बहुत बड़ी पावर दी है और हमारी आवाज़ें, हमारी बातें सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं. तो हर जगह की आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सही बातें करे. देखिए, आने वाले टाइम में आई फर्मली बिलीव कि या तो दुनिया एकदम ही एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगी, या तो फिर इस तरह की ये नेशंस की और इस तरह की चीज़ें और इस तरह की बाउंड्रीज़ शायद एग्जिस्ट नहीं करेंगी. एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेटअप होगा, एक ग्लोबल कम्युनिटी होगी ट्रूली. तो वो बहुत ही खूबसूरत, शायद वो एक यूटोपिक और एक यूटोपिया की फैंटेसी में कर रहा हूँ. तो या तो एकदम ही एक्सट्रीमिस्ट, डिवाइडेड, बायस्ड, जेनोफोबिक वर्ल्ड में हम चले जाएंगे, या तो हम एक प्यार भरे, क्रिएटिविटी भरे, एक खूबसूरत ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट होंगे. ये आज की डेट में हर इंडिविजुअल को डिसाइड करना है. एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू डिसाइड whether we want to live in a closed, xenophobic, extremist, insecure state of mind nation, or live in a global community which thrives on peace, love, creativity, cooperation, science, research. Everyone has to decide, every nation has to decide, every individual has to decide.